खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पर बने पैसेंजर्स टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेली सेवा शुरू होने से यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार से सेवा का विधिवत संचालन शुरू हो चुका है। बता दें कि देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का 2 अक्टूबर को सफल ट्रायल हो चुका है और वहीं पर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हेली सेवा के शुरू होने के साथ साथ सफर जो है वो आसान होगा। मात्र 1 घंटे में ही देहरादून से अल्मोड़ा की दूरी तय हो पाएगी। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी ये हेली सेवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बहुत बड़ा काम है और निश्चित रूप से अल्मोड़ा से देहरादून की ये सेवा हेली सेवा प्रारंभ होने से दैवीय आपदा की स्थिति के समय में अन्य जो स्वास्थ्य कारणों से और पर्यटन की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और विशेषकर लोगों की सुविधा की दृष्टि से यहाँ बाई रोड जाने में कई घंटों का सफ़र लगता है, 10 घंटों से भी ज़्यादा का। तो ये अब सफ़र मात्र 1 घंटे में, सवा घंटे में पूरा हो जाएगा और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनका हमारे राज्य से विशेष लगाव है और उसके कारण से हमको जो है हेली सेवाओं के क्षेत्र में और हमारे जो एयरपोर्ट हैं, चाहे वो देहरादून का हमारा एयरपोर्ट वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और पूरे देश भर के लिए जो प्रमुख शहर हैं उन प्रमुख शहरों के लिए सेवा मिल रही है। पंतनगर के एयरपोर्ट को भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। 850 एकड़ के लगभग ज़मीन अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार को हमने हस्तांतरित कर दी है। चिनियाली सौड़ का जो हमारा हवाई अड्डा है, हवाई पट्टी है, उस हवाई पट्टी को ठीक प्रकार से संचालित हो और RCS जो स्कीम है, विशेष रीजनल जो संपर्क योजना है, उस संपर्क योजना में हमने अनुरोध किया है कि उसको सम्मिलित किया जाए। गौचर की हमारी सेवा चली रही है और 3 जगह पर यमुनोत्री, जोशियाड़ा और ऐसे स्थानों के लिए भी हम हेली सेवा जल्दी ही प्रारंभ करने वाले। जो स्थान छूट गए, हमारा प्रयास है उन सभी को हेली सेवा प्रारंभ हो, जिससे वहाँ के लोगों को भी सुविधा मिले, आवागमन के लिए बाहर से आने वाले जो पर्यटक हैं उनको भी। सूचना का अधिकार अधिनियम की 19वीं वर्षगांठ को राजभवन में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई, जहां पर बागेश्वर जिले में तैनात जिला विकास अधिकारी संगीता आर्य सूचना अधिकार अधिनियम की 19वीं वर्षगांठ राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। उक्त कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से सूचना अधिकार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 लोक सूचना अधिकारियों और साथ ही साथ 3 विभागीय अपीलीय अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को सूचना का अधिकार अधिनियम की 19वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। आज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के 19वीं वर्षगांठ के ऊपर में राजभवन के अंदर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुझे बहुत खुशी है कि हमने इस संवाद के अंदर में पूरा वी टुक स्टॉक कि हम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और किस मार्ग के ऊपर में चलना है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उत्तराखंड का सूचना आयोग बहुत ही अच्छी कार्य कर रहा है और आज एक बहुत सुंदर स्टेप किया गया कि जो भी अधिकारी अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित किया गया। ये पहली बार है कि RTI संस्था के अंदर में हमने एक सम्मान देने के लिए एक प्रोग्राम किया गया। हमारे लिए सबके लिए चैलेंज है कि किस प्रकार हम पूरे जो राइट टू इंफॉर्मेशन और इसका कार्यशाली है उसके अंदर में क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी और डायनेमिज्म लेके आए। और मुझे बहुत खुशी है, आई पर्टिकुलरली अप्रिशिएटेड देम कि इन्होंने जिस प्रकार से RTI का पोर्टल और ऑनलाइन का सिस्टम शुरू किया है वो बहुत अच्छा है। और दूसरा, समय समय के ऊपर हर महीने के अंदर में 2 बार कार्यशाला की जाती है। जब कहीं पर भी संवाद होता है, कार्यशाला होती है, एक डिजायर होता है कि किस प्रकार हम सिस्टम को इम्प्रूव करें। और
मैंने ये भी रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए जरूरी है कि हमारे जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, रूरल इलाके हैं, खासतौर पर हमारी महिला हैं, वो किस प्रकार ये जो अभियान है आरटीआई का, इसके अंदर में जुड़े। क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई विचार, कोई सोच, जहां कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, उसका मकसद होता है कि हम किस प्रकार से अपने सिस्टम, अपने प्रोसेस, जो गवर्नेंस है। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी दुर्गाष्टमी और रामनवमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस बार एक ऐसा संयोग बन रहा है कि दुर्गाष्टमी और रामनवमी एक साथ मनाई जा रही है। आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका था, तो वहीं पर घरों में भी आज कन्याओं को भोजन करवाकर उनका आशीर्वाद लोग प्राप्त कर रहे हैं। आज सुबह से ही कन्याओं की टोलियां घर घर जा रही हैं और भोजन ग्रहण करती नजर आ रही है। नवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे देश में माता के मंदिरों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तजन जो है वो मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए विधिवत विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। माना जाता है कि माता को उनकी पसंद की चीजें अर्पित करने से वो बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर सदा अपनी कृपा बनाकर रखती हैं। नवरात्रों के पावन पर्व पर राजधानी देहरादून के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ डाट काली माता के मंदिर में भी भक्तजन जो है वो माता को प्रसन्न करने के लिए विधिवत विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर में इन दिनों दुर्गा सप्तशी का पाठ किया जा रहा है, जहां प्रसिद्ध पीठ मां डाट काली मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। माता रानी का पावन पर्व चल रहा है। इस अवसर में मैं सुदर्शन टीवी वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और माता का आशीर्वाद मिलते हैं कि माँ आपका चैनल पूरे उत्तराखंड और भारतवर्ष में अच्छी तरह से फैले। और आजकल यहाँ पर विशेष पूजा चल रही है माता रानी की। 11 ब्राह्मण द्वारा यहाँ पाठ किया जा रहा है और रोज सुबह पहली आरती 3 बजे, दूसरी आरती 8, साढ़े 8 बजे, 8:30, 9 बजे, तीसरी आरती 3, साढ़े 3 बजे और चौथी आरती 8, साढ़े 7, 8 बजे होती है। और उस बीच में पंडितों द्वारा पाठ किया जाता है। और अभी अभी तो काल रात्रि है, उसके बाद अष्टमी हो जाएगी, उसमें विशेष आयोजन किया जाएगा। काल रात की यहाँ विशेष पूजा करी गई थी रात को। अष्टमी और नवमी को लेकर काफी ज्यादा बहस रहता है, तो इस बार क्या योग बैठा? नहीं, हम लोग तो एक्चुअली क्या है ना, अष्टमी तो आज लग जाएगी 10 बजे के बाद, पर हम लोग तो उदय तिथि मनाते तो हम कल सुबह मनाएंगे। माता का श्रृंगार कल माता का 2 बजे श्रृंगार होगा और उसके बाद माँ का श्रृंगार होने के बाद पहले माँ का स्नान होगा, फिर श्रृंगार होगा, फिर माँ की आरती होगी। माँ की आरती के बाद माँ का भोग लगेगा, हमें चने का, खीर का, सबका भोग लगता है और उसके बाद वो रहेगा फिर। और फिर कल हमारा फिर 12 बजे के बाद नवमी लग जाएगी, तो कल हमारा मंदिर में हवन भी होगा, जिसमें हवन में अष्टपदी होगी और देवी का विशेष पूजा और आयोजन किया जाएगा और कल शाम तक कन्या भी जमा दी जाएगी। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी जो हमारे नवरात्र चल रहा है, आप देख ही रहे हैं कि भीड़ जो है वो माता रानी के दर पे आते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे देहरादून की रक्षा करने वाली, कहते हैं ना कि द्वार पे हमारी माता रानी हमारे देहरादून की रक्षा करती है, उत्तराखंड की रक्षा करती है। उसमें जितने भी भक्तजन है वो सुबह 3:30 बजे से यहाँ पर लाइन लगा के माँ के दर्शन करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि आज सप्तमी है और 12 बजे से अष्टमी लग जाएगी, उस वजह से अष्टमी की वजह से आज भीड़, जो भक्तजनों की भीड़ है वो लंबी लंबी लाइन लगती आ रही है और लोगों में बहुत हर्ष है, बहुत उल्लास है। और क्योंकि कहते हैं कि नवरात्रों से एक जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उसकी शुरुआत हो जाती है। उसके बाद दशहरा है, दिवाली है और माँ के दर पे कोई भी शुभ कार्य होता है, हमारी डाट वाली माता के दर पे हर कोई व्यक्ति अपनी मनोकामना पूर्ण लेकर आता है और उसकी मनोकामना पूर्ण होती भी है। मतलब हर किसी का मानना ये है, हमारी मनोकामना सिद्धपीठ कहलाती है हमारी माता रानी, इसीलिए कहलाती है कि जो भी आप सच्चे मन से इस मंदिर से मांगेंगे वो कभी भी आपका जो आपकी आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट खाद्य पदार्थ पाए जाने पर बद्री केदार मंदिर समिति ने अपने अधीन आने वाले मंदिरों में प्रसाद की गुणवत्ता के लिए एसओपी जारी किए हैं। इस बात को लेकर बद्री केदार मंदिर की समिति जो है उसके अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि तिरुपति बालाजी में हुए विवाद के बाद अब हमने
खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ बैठक की थी, जिसमें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में बनने वाले प्रसाद और भोग के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ चर्चा करने के बाद उनके सभी मानकों के अनुरूप ये एसओपी बनाए गए, जिसके बाद कि भोग प्रसाद में मुख्य रूप से घी में बने हुए प्रसाद पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। देखिए, पिछले दिनों तिरुपति बालाजी को लेकर के एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई थी। उसके पश्चात बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भी जो हमारे यहाँ प्रसाद भोग इत्यादि होता है उसको लेकर के कुछ एहतियात बरती है। और स्वयं मैंने जो फूड सेफ्टी कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं उनके साथ में बैठक की थी। उसमें जो हमारे यहाँ पर प्रसाद और भोग इत्यादि की जो व्यवस्था होती है उसको लेकर के विस्तृत चर्चा उनके साथ में की थी। और जो उनके मानक होते हैं उन मानकों का पूरी तरीके से पालन किस प्रकार से सुनिश्चित हो, इसके लिए भी हमने चर्चा की थी। उस अनुरूप हमने एक एसओपी भी तैयार की है और उस एसओपी के अनुरूप और उसका निरंतर मॉनिटरिंग होते रहे, इसके लिए हमने निर्देश जारी कर दिए हैं। देहरादून के सेलाकुई स्थित बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल में एक दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस प्रदर्शनी में बच्चों ने एक से बढ़कर एक विज्ञान के प्रोजेक्ट्स तैयार किए। ये क्या बनाया आपने? हाइड्रोलिक ब्रिज आपने क्या बनाया? इनके साथ ही बनाया है? हाँ। क्या है इसके बारे में बताइए। बताओ, आराम से बताओ। ये दो बीकर है। इसमें हमने सिंपल पानी है, इसमें हमने उजाला डाला और ये इजीली मिक्स हो गया। और इसमें सॉल्ट था, हमने इसमें सॉल्ट डाला फिर उजाला डाला तो ये उजाला फ्लोट हो गया सरफेस ऊपर। ये क्या है? सोलर है? इसके बारे में बताइए। टेल मी अबाउट इट। We have made a certificate. It is like a warning system that will warn the people about it, and they can take immediately safety measures with the help of teachers. With the help of teachers. कोई आपकी बैचमेट और कोई आपकी साथी नहीं? रूही। अच्छा, एक से पानी जब पानी ऊपर उठेगा तब ये थोड़ा सा लाइट देगा, ये भी ऊपर उठेगा एंड इट विल टच हियर। शिक्षा विभाग में 27 सितंबर से लगातार अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है, जिसमें कि विज्ञान विषय में अभी तक 292 अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने कहा कि मुख्य रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की श्रेणियों में नियुक्ति का काम किया जा रहा है, जिसमें कि प्राथमिक शिक्षकों की तीसरी चरण की काउंसलिंग पूरी होकर अधिकांश स्थानों में नियुक्ति दे दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि विज्ञान और अंग्रेजी विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति पर कार्रवाई हो गई है और साथ ही साथ ह्यूमैनिटीज के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। इसमें जो है अपॉइंटमेंट 2 पार्ट्स में है। एक तो प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति है जो कि जिसमें काउंसलिंग जो है 3rd लेवल की हो गई है और नियुक्ति भी अधिकांश शिक्षकों को दे दी गई है। और उसके अलावा जो दूसरा पार्ट है वो है माध्यमिक से शिक्षकों के संबंध में, क्योंकि गेस्ट टीचर्स है मेनली उसमें। जैसा कि 2 ह्यूमैनिटीज और साइंस स्ट्रीम 2 हैं, तो साइंस स्ट्रीम के जो है 2 पर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश वगैरह के जो टीचर्स थे इनके अपॉइंटमेंट के लिए कार्रवाई हो गई है। अब उसके अलावा जो ह्यूमैनिटीज वाले पार्ट है उसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। जो साइंस स्ट्रीम के टीचर्स थे उसमें 292 की लिस्ट जो है जनपदों को भेजी गई थी, जिसमें कि विभिन्न डेट्स पे जो है काउंसलिंग प्रस्तावित की गई है। और उसके बाद जो है खबर देहरादून से है, जहां पर सचिवालय और राजकीय इंटर कॉलेज से कुछ ही दूरी पर राजपुर रोड में खुले अंग्रेजी शराब के ठेके को बंद करने के लिए महिलाओं ने दुकान के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुनीता प्रकाश के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सुनीता प्रकाश ने कहा कि डीएम के आदेश पर बंद की कार्रवाई की गई और शराब की दुकान दोबारा खोलने के विरोध में ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
देखिए, मुख्य वजह जो है, कल रात भी हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था। डीएम साहब ने आदेश किए, ये दुकान बिल्कुल नियमों के विरुद्ध खुली हुई है। यहाँ पे सबसे पहला जो मुद्दा है यहाँ से दुकान हटने का, वो है कि ये जीजाईसी इंटर कॉलेज के बिल्कुल सामने है, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा अपने यहाँ पे, जहाँ ये आपकी जो आबकारी की जो नियम है वो भी ये कहते हैं कि ये स्कूल के आसपास दुकान नहीं खोल सकते। ठीक है, हम डीएम साहब, क्षेत्र की जनता जो है डीएम साहब के पास गई अपनी इस समस्या को लेकर के। हम डीएम साहब का धन्यवाद इसलिए करेंगे कि हमको बड़े प्रमुखता से सुना, गंभीरता से सुना और बहुत शीघ्र उन्होंने सदर एसडीएम को भेज करके यहाँ कार्रवाई की, जिसमें बहुत सारी अनियमितता पाई गई। प्लास्टिक के गिलास, नमकीन, बिस्किट, नीचे गंदगी और कैंटीन खुली पाई गई जो रात रात तक चलती है। इनका 11 बजे तक का लाइसेंस है कि पिलाने का, लेकिन रात भर खुली रहती है कैंटीन। उसके खिलाफ जो है, उसके विरुद्ध जो है डीएम साहब ने आदेश किए कि इस कैंटीन को 15 दिन के लिए इसका जो लाइसेंस है निलंबित किया जाए। लेकिन इनकी हठधर्मी देखिए कि सीधा ही आबकारी कमिश्नर के पास पहुंचे। तो मैं यहाँ कहूँगी सीधा भ्रष्टाचार का मामला है कि जब डीएम साहब इनको इसको बंद करने के, निलंबित करने के आदेश दे रहे हैं, तो आबकारी कमिश्नर कैसे इसको खुलवा सकते हैं। उन्होंने तुरंत ही 8 घंटे भी नहीं हुए इनको आदेश दे दिया कि आप जो है स्टे लिया। उन्होंने डीएम साहब के जो कार्रवाई है उसके ऊपर उन्हें निलंबन के ऊपर स्टे लिया और स्टे लेने के बाद इन्होंने उसके ऊपर इसको खोलने के आदेश जारी किए। ये आदेश मैं आप लोगों को दूंगी। तो किस तरह से आबकारी कमिश्नर जो है इसको स्टे लेकर के, और मतलब 15 दिन का समय लेना चाहिए था, आपको सुनवाई करनी चाहिए थी, उसके बाद आप जो है आगे कोई कार्य करते। तुरंत जो है इसको खुलाने का काम किया और शाम को यहाँ लोग खोलने के लिए आ गए। क्षेत्र की जनता को भनक लगी, वो यहाँ पहुँच गई। उनके आने पर सारे शराब पिए हुए थे। देखिए, शराब की दुकान खोलने आ रहे हैं जो लोग, सब नशे में एकदम धुत थे और वो दुकान खोले, लेकिन क्षेत्र की जनता को देख करके और मीडिया को देख करके यहाँ से भाग गए। इसीलिए क्योंकि आज सुबह भी वो यहाँ खोलने आएंगे, उससे पहले जनता आके यहाँ की डट गई है कि हम ये दुकान नहीं खोलेंगे। रुड़की कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने आदर्श नगर में स्थित एक घर के अंदर से करीब 8 लाख रुपए की ज्वेलरी और साथ ही साथ 50,000 की नकदी चोरी करने वाले गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र निवासी 2 अभियुक्त बाप और बेटे को रुड़की बंदा रोड से गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की गई ज्वेलरी और साथ ही साथ घटना में इस्तेमाल की गई एक कार और अन्य सामान बरामद किया। बता दें कि 2 अक्टूबर को आदर्श नगर निवासी महावीर सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि अज्ञात चोरों के द्वारा उनके घर से लगभग 8 लाख रुपए की ज्वेलरी और 50,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली गई। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसके बाद कि पुलिस ने बाप और एक बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से चोरी की गई ज्वेलरी और घटना में इस्तेमाल की गई एक कार और अन्य सामान बरामद कर लिया गया है। हालांकि एक बेटा अभी भी फरार चल रहा है। 2 अक्टूबर को महावीर सिंह निवासी आदर्श नगर रुड़की के घर अज्ञात चोरों के द्वारा 8 लाख रुपए की ज्वेलरी और 50,000 रुपए नकद चोरी किए जाने के संबंध में एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा चोरी का अनावरण करने हेतु टीमों के गठन करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन के क्रम में रुड़की पुलिस के द्वारा कई टीमों का गठन करते हुए डिजिटल फुटप्रिंट और मैनुअल पुलिसिंग का सहारा लेकर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम क्रमशः यासीन पुत्र बाबू निवासी डासनी गाजियाबाद, हाल निवासी बंदा रोड रुड़की एवं उसके पुत्र साजिद पुत्र यासीन को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर चोरी गई बहुमूल्य सामग्री बरामद की गई है। उक्त अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में यह प्रकाश में आया है कि यासीन के द्वारा अब तक 2 दर्जन से अधिक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है और चोरी की सामग्री को बेचकर इसके द्वारा रुड़की में मकान खरीदा गया, महंगे फोन खरीदे गए और मोटरसाइकिल खरीदी गई। 1 हफ्ते पहले इसके द्वारा अर्टिगा कार भी खरीदी गई। इसी तरह से इस घटना में जो इसका सह अभियुक्त है साजिद पुत्र यासीन, उसके ऊपर 9 अभियोगों के पंजीकृत होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी से कोतवाली रुड़की के 7 अभियोगों और कोतवाली गंगनहर के 3 अभियोगों का अनावरण हुआ है। इनके द्वारा चोरी से प्राप्त जो धन है, उससे जो संपत्ति खरीदी गई है उसे अटैच कराया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लालकुआं कोतवाली पुलिस ने फर्जी नोटों की जालसाजी का यहां पर भांडा फोड़कर जॉली नोट के साथ सरगना सुनार को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस को 9,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। सभी नोट 500 के हैं, जहां पर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें कि देशव्यापी नकली नोट नेटवर्क का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हल्दचौड़ चौकी की रोजाना चेकिंग अभियान चल रहा है और इस दौरान पुलिस हल्दूचौड़ चौकी क्षेत्र के बेरी पढ़ाव
स्थित चेकिंग कर रही है, जहां पर इसी बीच पुलिस को नकली नोट की सूचना मिली और सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और छानबीन शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस को इस क्षेत्र से एक काली कार आती दिखाई दी, जिसे रोकने का इशारा किया गया तो इसमें बैठे युवक ने कार को तेजी से भगा दिया, जिसका कि पुलिस कर्मियों ने बमुश्किल पीछा कर कार को धर दबोचा। कार को पकड़ लिया गया, जिसके साथ ही उसमें बैठे युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर युवक के पास से 9,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। देखिए, एक व्यक्ति है जिसे कस्टडी में लिया गया है, उसके कब्जे से 9,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। इसमें आगे जांच चल रही है कि किस सोर्स के थ्रू इनके पास ये नकली नोट आए थे और आगे की कार्रवाई उस हिसाब से उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन लोग हैं सर, इसमें नाम? इसमें अभियुक्त जो हैं वो एक ज्वेलरी शॉप ओनर है शिवम वर्मा, और कहाँ से लेके आए हैं अभी इस चीज़ पे थोड़ा सा वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि सोर्स क्या है इनका। कितने का काम चल रहा था? कुछ अब आपराधिक इतिहास में इनका निकल के आया है, एक मुकदमा हो रखा है बहेड़ी में, तो उस पर भी अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं क्या क्या इसमें आया है, क्या क्या चीज़ है। योजना है कि हमारी एसओसी की टीम और अन्य टीमें इसमें लगी है, थाने की टीमें भी लगी हैं, और इसमें हम जल्द ही इसमें और ज़्यादा खुलासा करेंगे। कुछ पूछताछ में कुछ सामने आया है? वहीं कपकोट तहसील के उनिया से सुराग को जोड़ने वाली सड़क निर्माण मार्ग जो है वो पिंडर नदी में पुल नहीं बनने के कारण 2 साल से यहां पर अधर में पड़ा है। पुल निर्माण कार्यदायी संस्था वक्रोश और साथ ही साथ उसके ठेकेदार को 2 साल पहले धनराशि आवंटित होने के बाद भी सुराग गांव को जोड़ने के लिए पिंडर नदी में पुल नहीं बन पाया। सुराग के ग्रामीण 2 साल से बागेश्वर प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। वहीं पर सुराग गांव के ग्रामीण संघ ब्लॉक प्रमुख कपकोट गोविंद सिंह दानू ने बागेश्वर तहसील में प्रशासन के सामने आक्रोश व्यक्त कर ठेकेदार की पोल भी खोली है। ब्लॉक प्रमुख कपकोट गोविंद सिंह दानू का कहना है कि कपकोट के ग्रामीण क्षेत्रों में खुदने वाली सड़कों की कमीशनबाजी का खेल बड़े स्तर पर चल रहा है। आलम यह है कि कार्यदायी संस्था वेबक्रोश और साथ ही साथ उसके ठेकेदार पेमेंट लेने के बाद भी 2 साल तक विकास कार्यों का पैसा ब्याज पर लगाकर पैसा कमा रहे हैं। कपकोट के सड़कों के निर्माण कार्यों में भारी ठेकेदारों की दबंगई चरम पर है। ठेकेदार अधिकारियों को दबाव में लेकर बिना काम करे विकास कार्यों पर पैसा निकाल रही है, जहां पर ब्लॉक प्रमुख कपकोट गोविंद सिंह तानू ने 1 महीने के अंदर पुल निर्माण कार्य नहीं होने पर मजबूरन सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। और इस बार पहली बार मैं भी सरकार के साथ अपनी जनता के साथ खड़ा हूं और मैं ठेकेदार के खिलाफ खुद इनके साथ धरने में बैठने को तैयार हूं। यदि इन्होंने 1 महीने का टाइम दिया है और 1 महीने के अंतर्गत ये इनका पुल का काम पूरी तरह तैयार नहीं होता है तो निश्चित तौर पर हम लोग पुनः दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे और बिल्कुल ठेकेदार के खिलाफ हम लोग इसके लिए आवाज उठाएंगे, क्योंकि ठेकेदार की दबंगी इतनी चल रही है। इस पूरे उत्तराखंड में उसके काम चल रहे हैं, वो विभाग के कर्मचारी अधिकारियों गाली गलौज देके अपने पेमेंट निकलवा लेते हैं और आप लगाओ कि 2 करोड़ 30 लाख रुपया जहां पर आपको एडवांस मिला है, ऐसी कपकोट ब्लॉक के अंदर ही नहीं पूरे उत्तराखंड में 10 काम भी चलेंगे तो 23 करोड़ रुपए एडवांस लिए 2-3 साल का अपना कारोबार चलाने, बिजनेस चलाने के लिए वो काम में पैसा लगा देता है। और आधिकारिक घटनाओं की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान यातायात पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाते हुए जहां 18 ई-रिक्शाओं का चालान किया। यातायात नियमों का पालन न करने पर आधा दर्जन से अधिक 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के चालान किए गए। यातायात पुलिस की कार्रवाई के दौरान सड़कों पर चलने वाले 2 पहिया वाहन चालकों में हड़कंप सा मच चुका है। काफ़ी टाइम से जो है ई-रिक्शा को लेकर पहले भी यहाँ के साथ वाले के रोड निर्धारित किए गए हैं। ये जो है अरबटूर जो मुख्य चौराहा है उससे लेकर चौकी बाजार तक और डाकपत्थर जो गिराहा है उससे लेकर डाकपत्थर बना है। ऑलरेडी कई बार इस पर पहले भी कार्रवाई आरटीओ द्वारा लोकल पुलिस थाने द्वारा भी कार्रवाई हुई है कि इसमें जो है नो एंट्री जोन बना रखा है सुबह 8 से लेकर रात के 8 तक। इसके बावजूद इसके भी कई बार जो है लोगों की भी शिकायतें हैं और अनावश्यक जाम का कारण है ये सब, तो उस पर जो है देहरादून सर लगभग अभी तक कितने रिक्शा सीज कर दिए, कितनी चालानी कार्रवाई हुई है? लगभग जो है 18 से 20 रिक्शा सीज हो चुका है और बाकी जो भी मैक्सिमम हमने चालान एडजस्टमेंट दिया है जिसमें उनका ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी रखेगा है और उसको सीज की कार्रवाई। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।